तो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हीट। तो मेरे बेटा हीट के अंदर इस वाली शीट में थर्मोडायनेमिक्स नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स की अलग शीट आएगी। फिलहाल इस शीट की हमें 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। पहली एक्सरसाइज तुम जानते हो बेटा, किसी भी शीट के पहला दिन सबसे सिंपल होता है क्योंकि बेसिक कंसेप्ट सिखाए जाते हैं। तो जो पहली एक्सरसाइज है वो टेम्परेचर के कन्वर्जन, टेम्परेचर का कन्वर्जन सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को केल्विन में, वगैरह वगैरह वगैरह, और लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन पर बेस्ड है। तो पहले हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दूं मैं इसका कि कौन कौन से पॉइंट इसमें कवर होंगे। देखो बेटा, सबसे पहले मैं आपको हल्का इंट्रोडक्शन देता हूं कि ये थर्मामीटर क्या चीज है। जब हमारे साइंटिस्ट ने शुरू में थर्मामीटर बनाया तो बेसिकली वो उन्होंने देखा कुछ चीजें हीट अप होने पर एक्सपेंड होती हैं। उन्हें तलाश थी ऐसे मटेरियल की जो यूनिफॉर्म एक्सपेंड हो, यानी कि बेटा 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर यदि कोई चीज इतना बढ़ रही है तो अगला 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर भी उतना ही और बढ़े, अगला 1 डिग्री बढ़ने पर भी उतना ही और बढ़े। तो ऐसा मटेरियल आखिरी में उनको बड़ी आसानी से मिल गया, वो था मरकरी। उन्होंने बेटा एक कंटेनर में, ग्लास कंटेनर में मरकरी फिल कर दिया, उसके ऊपर एक कैपिलरी ट्यूब लगा दी। कैपिलरी ट्यूब बेटा बाल से भी पतली ट्यूब होती है, हेयर लाइन बिल्कुल जिसे कह सकते हो, कैपिलरी ट्यूब लगा दी। अब वो क्या करते थे, जब इसे हीट अप करते थे तो मरकरी इसके अंदर राइज होता था। कम हीट अप करेंगे तो कम राइज होगा, ज्यादा हीट अप करेंगे तो ज्यादा राइज होगा। अब उन्हें जरूरत थी एक स्केल की जिससे पता चल सके कि मरकरी लेवल सही में कहाँ है। तो उसके लिए उन्होंने इसको सबसे पहले मेल्टिंग आइस में रखा, पिघलती हुई बर्फ, आइस नहीं बोल रहा हूं। जहां मरकरी रुका उसे कहा गया लोअर फिक्स पॉइंट। लोअर फिक्स पॉइंट का मतलब मेल्टिंग आइस में रखने पर मरकरी लेवल जहां रुका वहां पर निशान लगा दिया और उसको कहा गया लोअर फिक्स पॉइंट। फिर इसको रखा बॉइलिंग वाटर में, खौलते हुए पानी में। ऑब्वियसली ये एक्सपेंड हो गया। जहां ये रुका उसे कहा गया अपर फिक्स पॉइंट। फिर लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट के बीच में निशान बना दिए गए, वही स्केल है। 3 मेन पॉपुलर स्केल हैं, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। सेल्सियस स्केल में लोअर फिक्स पॉइंट को लिखा गया 0, अपर फिक्स पॉइंट को लिखा गया 100, बीच में बनाए गए 100 बराबर निशान, 0 और 100 का गैप 100 है ना, और हर एक पे लिख दिया गया 0, 1, 2, 3, 4 बढ़ते बढ़ते 99 और 100। तो बीच में कितने नंबर ऑफ डिवीजन है? 100 डिवीजन। ये था सेल्सियस स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल 32 फ़ारेनहाइट लिखा गया लोअर फिक्स पॉइंट को, 212 फ़ारेनहाइट लिखा गया अपर फिक्स पॉइंट को। अब 212 और 32 का डिफरेंस क्या है बेटा? 180। बीच में 180 निशान बनाए गए, 180 डिवीजन बनाए गए। ये फ़ारेनहाइट स्केल था। फ़ारेनहाइट स्केल के निशान क्लोज थे, तुम बताओ लोअर और अपर फिक्स पॉइंट के बीच में यहाँ 100 डिवीजन है, यहां लोअर और अपर फिक्स पॉइंट के बीच में 180 डिवीजन है। तो इसके डिवीजन छोटे थे, पास पास थे। फिर आया केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में लोअर फिक्स पॉइंट को 273, यदि एक्यूरेटली बोलूं तो 273.15। खैर तुम 273 याद रखना, जब कभी न्यूमेरिकल में जरूरत होगी तब बता दूंगा। और अपर फिक्स पॉइंट को 373 केल्विन लिखा गया। अब 273 और 373 का गैप है 100, तो बीच में 100 डिवीजन इसमें बनाए गए, यानी कि इसका डिवीजन और उसका डिवीजन एक जैसा था। और भी तमाम स्केल आए, र्यूमर स्केल आया, आप नया स्केल भी बना सकते हैं। कल को क्वेश्चन आ सकता है कि लोअर फिक्स पॉइंट कितना है, अपर फिक्स पॉइंट कितना है। अब कौन सा स्केल कहां यूज होता है बेटा? सेल्सियस स्केल डेली लाइफ में यूज होता है।
जैसे हम लोग कहते हैं ना कि रूम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, चाय का टेम्परेचर 49 डिग्री सेल्सियस। डेली लाइफ में हम इसी का यूज करते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल सबसे ज्यादा एक्यूरेट होने के कारण बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के काम आया। जब किसी को बुखार होता है कि 100 डिग्री बुखार हो रहा है तो वो 100 फ़ारेनहाइट होता है। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये एक्यूरेट क्यों है? मेरे बेटा एक बात बताओ, एक्यूरेसी का सीधा सा संबंध किस चीज से है? तुम्हें मैं एक स्केल दूं, ये स्केल दूं जिसमें निशान दूर दूर बने हुए हो, और एक स्केल दूं जिसमें निशान पास पास बने हुए हो। अब यदि एक लाइन की लेंथ नापनी है तो कौन सा स्केल ज्यादा सही नापेगा? जिसमें निशान दूर दूर है वो उतना एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं दे सकता, जिसमें निशान पास पास है वो ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है। तो हमें जरूरत थी बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए ज्यादा एक्यूरेट स्केल की। ज्यादा एक्यूरेट स्केल के लिए निशान पास पास होने चाहिए थे, और वैसा था फ़ारेनहाइट स्केल में। तो फ़ारेनहाइट स्केल ले लिया गया हमारे बॉडी टेम्परेचर वगैरह के मेजरमेंट में। तीसरे नंबर पर आया केल्विन स्केल। केल्विन स्केल बेटा साइंटिस्ट आज भी साइंटिफिक कैलकुलेशन में एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो आप रखते हो PV=NRT वगैरह में, वो यही स्केल चलता है। क्यों? इस स्केल की खास बात यह है कि इसमें निगेटिव टेम्परेचर नहीं होता। केल्विन स्केल में निगेटिव टेम्परेचर नहीं एग्जिस्ट करते। 0 केल्विन इज द मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर इन द यूनिवर्स। 0 केल्विन मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर। तो बस इसके बारे में इतना ही जवाब देना था। अच्छा, आपस का रिलेशन, तुम एक बात याद रखो, स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन इज अ कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, नंबर ऑफ डिवीजन इज अ कांस्टेंट। मतलब क्या है? जैसे पहले सेल्सियस स्केल माइनस सेल्सियस का लोअर फिक्स पॉइंट है 0, नंबर ऑफ डिवीजन है इसमें 100, ये बराबर है दूसरा स्केल फ़ारेनहाइट, उसका लोअर फिक्स पॉइंट है 32, नंबर ऑफ डिवीजन इसके अंदर है 180, ये बराबर है बेटा तीसरा स्केल केल्विन स्केल, जिसका लोअर फिक्स पॉइंट है 273, नंबर ऑफ डिवीजन इसमें भी 100 है। ये कांस्टेंट होता है। अब यदि मैं आपसे कहूं सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलो तो इसे मत लिखना। सेल्सियस में मान लो मैं कहूं 40 डिग्री कितने फ़ारेनहाइट के बराबर, तो C को 40 रख के F निकाल लो। या मैं कहूं 50 फ़ारेनहाइट कितने सेल्सियस के बराबर, तो F को 50 रख के C निकाल लो। या मैं कहूं सेल्सियस को केल्विन में बदलो तो 100 से तो 100 कट जाएगा, तो C = K-273 या K = C+273। K = C+273। तो आप जानते हो कि सेल्सियस टेम्परेचर में 273 जोड़ दो तो केल्विन टेम्परेचर आ जाता है। कल को यदि कोई नया स्केल दे दूं तो परेशान मत होना। मैं कहता हूं एक नया स्केल है जिसमें लोअर फिक्स पॉइंट है 50, अपर फिक्स पॉइंट है 250। कुछ भी नाम रख दो, मान लो ये न्यू स्केल है N, जैसे सेल्सियस को हम C कह रहे हैं, नए स्केल को N कह रहे हैं। बीच में 250 - 50 यानी 200 डिवीजन है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए 40 फ़ारेनहाइट इस स्केल में क्या रीडिंग देगा, तो आप क्या करोगे? नए स्केल का सिंबल है N, माइनस इसका लोअर फिक्स पॉइंट है 50 अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन है 200। अब मैंने कहा 40 फ़ारेनहाइट नए स्केल में, न्यू स्केल में क्या रीडिंग देगा, तो आप सिर्फ फ़ारेनहाइट और न्यू स्केल का लिखिए, यानी ये इक्वल टू ये। अब उन्होंने कहा 40 फ़ारेनहाइट, तो F को रख दो 40, N निकाल लो, तो F को 40 रख के N निकाला जा सकता है। तो इस तरह से आप कोई से भी स्केल से डील कर सकते हो। इसके आगे सुनिए, इस चैप्टर में पहली एक्सरसाइज में किन चीजों पर रिलेटेड है मेरे बेटा? लीनियर एक्सपेंशन। यदि एक कोई वायर है, बस हिंट बता रहा हूं, समरी पूरी यदि डिटेल में वीडियो चाहिए तो मेरे पे बनी हुई है क्लास 11th की। यदि कोई मेरे पास वायर है जिसकी लेंथ है L, हीट अप करने से ये बढ़ गया डेल्टा L, तो डेल्टा L का फॉर्मूला होता है अल्फा L डेल्टा T।
L लेंथ के वायर को डेल्टा टी टेम्परेचर हीट अप करने से बढ़ने वाली लेंथ का फॉर्मूला अल्फा कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसी तरह से सपोज मेरे पास कोई प्लेट है एरिया ए, आपने इसे हीट अप करा जिसके कारण एरिया बढ़ गया डेल्टा ए, तो डेल्टा ए का फॉर्मूला है बीटा ए डेल्टा टी। ए एरिया की प्लेट को डेल्टा टी हीट अप करने पर बढ़ने वाला एरिया, या फिर ए एरिया की प्लेट को डेल्टा टी कूल करने से घटने वाला एरिया। तीसरा होता है वॉल्यूम का। मान लीजिए बेटा मेरे पास किसी भी शेप में कोई वॉल्यूम है वी, हीट अप करने से इसका वॉल्यूम बढ़ गया डेल्टा वी, तो डेल्टा वी का फॉर्मूला होता है गामा वी डेल्टा टी। अल्फा कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन, और गामा कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। इनका आपस का रिलेशन है बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। ठीक है बेटा। अब यदि अल्फा देके बीटा पूछे, बीटा देके अल्फा देके गामा पूछे, बीटा देके गामा पूछे, तो इससे आप निकाल सकते हो भाई इन दोनों को डिवाइड कर दो, गामा अपॉन बीटा इज इक्वल टू 3/2 यानी 1.5, तो गामा इज इक्वल टू 1.5 बीटा। अल्फा देके बीटा की जरूरत है, अल्फा देके गामा की जरूरत है, या बीटा देके गामा की जरूरत है, तो ये लगा लेना। अब मैं सिर्फ बताता हूँ एक और बात, यदि किसी प्लेट में एक होल है, ये मेटल की प्लेट है और ये होल है, अब क्वेश्चन ये आता है कि यदि मैं मेटल की प्लेट को हीट अप करूं, ये कैविटी है, तो ये प्लेट एक्सपेंड होगी। मेरा क्वेश्चन ये है कि होल का क्या होगा, होल एक्सपेंड होगा या श्रिंक होगा? तो जवाब है होल भी एक्सपेंड होगा, होल भी एक्सपेंड होगा, और होल के एक्सपेंशन में भी यही फॉर्मूले लगेंगे। यदि कहें होल की रेडियस कितना एक्सपेंड होगी, याद रखिए जब कोई प्लेट बढ़ती है तो उसके अंदर के होल्स भी बढ़ते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक बैलून होता है ना, बैलून के अंदर एक कट करके छोटा सा होल बना दो, फिर बैलून को यूं खींचो तो होल भी खिंच जाता है, होल भी बड़ा हो जाता है। तो ये याद रखना, यदि कैविटी है वो भी बढ़ेगी, ऐसा नहीं कि कैविटी कम हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और उनके लिए वही फॉर्मूले लगेंगे। जैसे मैं कहता हूँ इसकी रेडियस में कितना एक्सपेंशन होगा, तो रेडियस एक तरह की लेंथ है, तो उसका एक्सपेंशन डेल्टा आर इज इक्वल टू गामा आर डेल्टा टी, बस लेंथ की जगह रेडियस लिख दिया। पूछे होल की जो ये होल है बीच में, उसके डायमीटर में कितना चेंज होगा, तो डायमीटर भी एक तरह की लेंथ ही है, तो डेल्टा डी इज इक्वल टू गामा डी डेल्टा टी। अब यदि कहे होल के एरिया में क्या एक्सपेंशन होगा, तो ये फॉर्मूला लगेगा डेल्टा ई इज इक्वल टू बीटा, डेल्टा ए इज इक्वल टू बीटा ए डेल्टा टी। तो कहने का मतलब अभी थ्योरी फर्स्ट चैप्टर में बस फर्स्ट एक्सरसाइज में इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो मैं फर्स्ट एक्सरसाइज करवा रहा हूं। आज तो होमवर्क मिलेगा भाई, उसमें यह है कि मैं 2 एक्सरसाइज के अनसॉल्व करा देता हूं। आप लोगों का काम है इसकी थ्योरी शीट से पढ़ना, सॉल्व अनसॉल्व बाकी कंसेप्चुअल सारे तैयार करके डाउट मेरे पास व्हाट्सएप पर भेज देना। ठीक है बेटा। अब मेरे बेटा आगे पहुंचे हम एक्सरसाइज 1 पर। 2 एक्सरसाइज का टारगेट लेके चल रहे हैं। एक्सरसाइज 1 में तुम्हें क्या कहा गया, पहला क्वेश्चन है कि अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए ऑर्डर में बताओ 50 डिग्री सेल्सियस, 50 फ़ारेनहाइट और 50 केल्विन। मैंने अभी क्या बताया था, आप यदि वो याद है तो आप पहला क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। सेल्सियस में लोअर फिक्स पॉइंट है 0, फ़ारेनहाइट में 32, केल्विन में 273। अब एक बात सुनो, और फिर इसके निशान बड़े बड़े हैं, इसमें निशान पास पास है।
इसके निशान सेल्सियस के बराबर है क्योंकि 100 डिवीजन उसमें है, 100 डिवीजन इसमें है। अब जरा बताओ, यदि ये 0 सेल्सियस है तो 50 डिग्री सेल्सियस यहां कहीं आएगा, 100 और 0 के मिड में, यानी अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट के मिड में यहां कहीं यहां आएगा। अब यदि ये 32 फ़ारेनहाइट है और निशान पास पास है तो 50 फ़ारेनहाइट का निशान यहां कहीं पर आ जाएगा। 50 सेल्सियस यहां आएगा तो 50 फ़ारेनहाइट यहां आएगा। अब केल्विन में ये 273 केल्विन है तो ऊपर तो 273 से बड़े ही होंगे, 273 से छोटे निशान नीचे कहीं पर जाकर के मिलेंगे तो 50 केल्विन यहां कहीं मिलेगा। तो सबसे ऊपर यानी सबसे हाई टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, उससे लो टेम्परेचर 50 फ़ारेनहाइट और सबसे लो टेम्परेचर 50 केल्विन, इन तीनों में। अगला क्वेश्चन एक इमेजिनरी स्केल सिस्टम पर रिलेटेड है। उन्होंने 3 स्केल दिए हैं। ये 3 स्केल हैं एक्स, डब्ल्यू और वाई स्केल। ये लोअर फिक्स पॉइंट और ये अपर फिक्स पॉइंट। ये कह रहे हैं कि यहां पर -20x टेम्परेचर है लोअर फिक्स पॉइंट पर और 70x टेम्परेचर है अपर फिक्स पॉइंट पर। तो बीच में डिवीजन कितने हुए? 70 और -20 का डिफरेंस 90 डिवीजन है इसमें, 90 डिवीजन। 70 माइनस -20, 70 + 20। यहां पर बेटा 30W है लोअर फिक्स पॉइंट, 120W है अपर फिक्स पॉइंट। 120 माइनस 30, 120 माइनस 30 फिर 90 हो गया डिवीजन, 90 डिवीजन है, यानी इसके डिवीजन का साइज उसके डिवीजन का साइज सेम है। ये है 0y, ये है बेटा 90y। तो भैया नंबर ऑफ डिवीजन तो सब में ही बराबर हो गए, 0 और 90 का डिफरेंस, तो 90 डिवीजन है। तो ये मेरे बेटा 3 है। अब पूछ क्या रहे, रैंक द साइज ऑफ डिग्री ऑन दीज स्केल्स। बेटा जो साइज है तीनों का बराबर है भाई, इसमें भी 90 डिवीजन, इसमें भी 90 डिवीजन, इसमें भी 90 डिवीजन। तो जो डिवीजन होंगे 90 डिवीजन का साइज, डिवीजन के साइज को कहते हैं साइज ऑफ डिग्री, वो तीनों स्केल में सेम रहेगा। अब ये कह रहे हैं कि बताओ इन तीनों में कौन सा हाईएस्ट है, 50x, 50w या 50y। देखो 50x, 50w, 50y। अब ये जरा ध्यान से बताओ, ये 0y, ये 90y, इनका मिड होगा 45y, तो 50y मिड से थोड़ा ऊपर यहां कहीं पर आएगा, रफली बना लें। ठीक है बेटा, समझ में आया नहीं आया? एक बार बताओ, 90y और 0y का मिड क्या होगा? 45y। वो कह रहे हैं 50y को मार्क करो, तो जब 45 मिड पे होगा तो 50 थोड़ा सा ऊपर आएगा। रफली बनाना है, कोई बिल्कुल एक्यूरेट नाप नूप के नहीं बताना। अब ये 120W और 30W। अब यदि 30 है तो 20 डिवीजन ऊपर इनका मिड कहां बैठेगा? 30 और 120 का मिड तो 75 आएगा, यानी मिड पॉइंट तो 75 है और हमें 50 मार्क करना है, तो 50 तो यहां कहीं पर आ जाएगा, 50y, यानी इससे छोटा है, नीचे है। अब इसके बाद आता है इस वाले में -20 और ये 70 यहां है तो 50 इससे 20 डिवीजन नीचे होगा, तो सबसे ऊपर होगा 50x, उससे नीचे होगा 50y और सबसे नीचे होगा 30w। ठीक है बेटा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, what is the temperature at which we get the same reading on centigrade and Fahrenheit scale। किस टेम्परेचर पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट की रीडिंग सेम होती है? अभी बताया था सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का रिलेशन C-0/100। आप वीडियो पीछे रिवाइंड करके देख लीजिएगा। F-32/180 ये है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन। वो कह रहे हैं सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में रीडिंग बराबर किस टेम्परेचर पे होगी? तो मान लो T टेम्परेचर पे बराबर होगी। सेल्सियस स्केल में भी टेम्परेचर T है और फ़ारेनहाइट स्केल में भी टेम्परेचर T है।
तो सेल्सियस को भी टी लिख दो, फ़ारेनहाइट को भी टी रख दो, इसे सॉल्व करके टी निकाल लो तो आपको टेम्परेचर मिल जाएगा जिस पर ये रीडिंग सेम होंगी। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, थिन कॉपर वायर लेंथ L, एक कॉपर वायर है, लेंथ L है, increases by 1% when it is increased from temperature T1 to T2। इसे T1 से T2 टेम्परेचर तक गर्म किया गया तो लेंथ इसकी 1% बढ़ गई, यानी कि डेल्टा L अपॉन L इंटू 100 दे रखा है 1%। ये परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है। जब आपने इतना गर्म किया कॉपर वायर को तो लेंथ में इतने परसेंट की चेंज आ गई। अब वो कह रहे हैं कि यदि हम कॉपर की प्लेट लें जिसकी साइज हो 12/L, हमें साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, साइज कोई भी हो, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला एक ही रहता है। एरिया मान लो इसका LA है, इससे T1 से T2 तक गर्म करें तो कितने परसेंट एरिया में चेंज आएगा। मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, वो कंफ्यूज करने को कहेंगे साइज लेंथ 12, ब्रेथ L, लेंथ ये, ब्रेथ वो, कुछ नहीं देखना, कोई भी शेप हो, कोई भी साइज हो, परसेंटेज चेंज एक ही रहती है। यदि 10 डिग्री टेम्परेचर गर्म करने से कॉपर 2% बढ़ता है तो 10 डिग्री गर्म करने पे 2% ही बढ़ेगा एरिया, चाहे वो किसी भी रेगुलर शेप का हो, ट्रायंगुलर शेप का हो, सर्कुलर शेप का हो, कोई सी भी शेप का हो। ये आ गया। तो मुझे बताना है डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 क्या होगा, डेल्टा A परसेंटेज चेंज इन एरिया क्या होगा। एक बात बताओ, डेल्टा L ओरली करते हैं, डेल्टा L होता है अल्फा L डेल्टा T, L से L कट गया तो अल्फा डेल्टा T इज इक्वल टू 100, अल्फा डेल्टा T इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा T इनटू 100 इज इक्वल टू 1। तो अल्फा कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 100 डेल्टा T, 1 अपॉन 100 डेल्टा T यानी 0.01 अपॉन डेल्टा T। ये है अल्फा की वैल्यू। अब यहाँ डेल्टा A अपॉन A इंटू 100, डेल्टा A होता है बीटा A डेल्टा T, डेल्टा A होता है बीटा A डेल्टा T, A से A कट गया तो बीटा डेल्टा T। अब बीटा जो है वो अल्फा का डबल होता है, अभी लिखा था ना बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, तो यदि अल्फा है 0.01 अपॉन डेल्टा T तो बीटा इसका दोगुना होगा 0.02 अपॉन डेल्टा T, तो ये हो जाएगा 0.02 अपॉन डेल्टा T। डेल्टा T कट गया क्योंकि बेटा टेम्परेचर यहाँ भी T1 से T2 बढ़ाता है, यहाँ भी T1 से T2 बढ़ाता है, यानी डेल्टा T दोनों में सेम है। 0.02 इंटू 100 यानी 2%। तो बेटा यदि लेंथ 1% बढ़ेगी तो एरिया 2% बढ़ेगा। अब आगे के लिए डायरेक्ट अल्फा से बीटा डबल होता है, इसका मतलब अल्फा लीनियर एक्सपेंशन को दिखाता है और बीटा एरियल एक्सपेंशन को। आगे से डायरेक्ट याद रखना, ये तो तुम्हें लिखने का तरीका बताया। यदि लेंथ कभी भी 2% बढ़ती है तो एरिया 4% बढ़ता है, लेंथ 3% बढ़ती है तो एरिया उसका दुगना बढ़ता है हमेशा, और वॉल्यूम 3 गुना होता है लेंथ से, यानी गामा 3 अल्फा होता है। तो मेरे बेटा ये आपका क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, अ होल इज ड्रिल्ड इन कॉपर शीट, कॉपर की शीट में एक होल ड्रिल कर दिया, डायमीटर ऑफ द होल इज 4.24, इसका जो डायमीटर है वो है 4.24 सेंटीमीटर। ये है जब टेम्परेचर है 27 डिग्री। तो व्हाट विल बी द चेंज इन डायमीटर व्हेन इट इज हीटेड टू 227 डिग्री, यानी शुरू में टेम्परेचर जब ये डायमीटर नापा था तब 27 था, बाद में टेम्परेचर 227 है, यानी 200 डिग्री की राइज हुई है। ठीक है बेटा, यदि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यानी कि अल्फा 1.7 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस है, तो बताओ भैया जैसे होता है ना डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा T, तो मेरे बेटा ये सिर्फ लेंथ के लिए नहीं है, हर वो चीज जिसका डायमेंशन लेंथ वाला है उसके लिए है। तो डायमीटर भी एक तरह से लेंथ है, तो डेल्टा D का फॉर्मूला होगा अल्फा D डेल्टा T। इसमें अल्फा पता है, डी पता है, डेल्टा टी पता है, सॉल्व कर लीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, बाईमेटलिक स्ट्रिप, इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको बताऊं कुछ पॉइंट। ये बाईमेटलिक स्ट्रिप क्या चीज है मेरे बेटा, बाईमेटलिक स्ट्रिप क्या है, दो मेटल को, नाम से ही जो पता चल जाता है, दो मेटल को एक साथ चिपका दिया जाता है।
एक कम फैलने वाला, एक ज्यादा फैलने वाला। जब इसे हीट अप करते हैं तो ये बेंड हो जाता है। कैसे बेंड हो जाता है, अब आप ये बताओ। मान लो इधर अल्फा कम है, इधर अल्फा ज्यादा है, बीच में बिल्कुल पक्का चिपका दिया कि जोड़ टूटे ना। अल्फा कम का मतलब गर्म करने से कम फैलेगा। भाई ये बताओ, यदि अल्फा कम है तो डेल्टा एल कम होगा, चेंज इन लेंथ कम होगा, कम चेंज होगा लेंथ में। तो एक तरफ अल्फा कम है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कम है, और एक तरफ अल्फा ज्यादा है। अब यदि गर्म करोगे तो ये कम फैलेगा, ये ज्यादा फैलेगा। तो इसका मतलब यदि एक्सपेंशन आपने किया तो एक कम फैलेगा, एक ज्यादा फैलेगा, तो बीच का जोड़ टूटना चाहिए। लेकिन जोड़ हमने ऐसा बनाया है जो टूटे ना। तो टूटे ना तो फिर ये पता है क्या होता है, ये बेंट हो जाता है इस तरह से। इसे बोलते हैं बाईमेटलिक स्ट्रिप। ऐसे में जोड़ तो टूटा नहीं, जॉइंट तो टूटा नहीं, लेकिन अंदर वाली लेंथ यदि नापोगे, ये वाली लेंथ कम होगी और ये वाली लेंथ नापोगे ज्यादा होगी। यानी अंदर वाली जो है वो कम एक्सपेंड हुई है, बाहर वाली ज्यादा एक्सपेंड हुई है। तो 100 बात की एक बात, बाईमेटलिक स्ट्रिप हीट अप करने पर बेंट हो जाती है। जो ज्यादा फैलने वाला है वो बाहर रहता है आउटर साइड पर, और कम फैलने वाला इनर साइड पर रहता है। जैसे ये बेंट हुआ तो बाहर वो होगा जो ज्यादा एक्सपेंड हुआ, अंदर वो होगा जो कम एक्सपेंड हुआ। अब ज्यादा एक्सपेंड कौन होगा, कम कौन एक्सपेंड होगा, उसका पता चलता है अल्फा से। जिसमें अल्फा की वैल्यू लार्ज होगी वो आउटर रहेगा, ज्यादा फैलेगा, और जिसमें अल्फा यानी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कम होगा वो इनर साइड पर रहेगा, कम फैलेगा। तो इसके साथ एक्सरसाइज 1 में जो बेसिक कंसेप्ट समझाने थे वो इन्होंने बता दिए। अब एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 से रिलेटेड भी मैं बता दूं बेटा। मैं तो देखो बेटा सीधी सी बात है, ये बैच कंपटीशन का बैच है, इसमें थ्योरी सिर्फ उतनी बताई जाती है जितनी न्यूमेरिकल के लिए जरूरी है। यदि आपको बहुत डीप नॉलेज चाहिए, बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़नी है, तो मेरे पास बेटा एक से एक वीडियो बनी पड़ी हुई है। बस आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर रिक्वेस्ट भेजनी है, वीडियो मैं आपको भेज दूंगा। अब अगली शीट, जो अगली एक्सरसाइज है बेटा, स्पेसिफिक हीट लेटेंट हीट से जुड़ी हुई। तो मैं तो फिलहाल अभी देख काम की बात बताऊंगा जिससे न्यूमेरिकल हो जाए। डिटेल में चाहिए हो तो अभी बैच खत्म होते ही कह देना सर इससे रिलेटेड 2 वीडियो पड़ी हुई है भेज दो, मैं तुम्हें 2-4 वीडियो भेज दूंगा, उसे अपना आराम से पढ़ लेना। मेरे बेटा जब किसी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है, फेज ना बदले, सॉलिड सॉलिड ही रहे, लिक्विड है तो लिक्विड ही रहे, टेम्परेचर चेंज होता है तो हीट का फॉर्मूला होता है mc डेल्टा टी। सी क्या है, स्पेसिफिक हीट, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, m तो ऑब्वियसली मास है, और Q क्या है, जो हीट ली या दी गई। जब फेज चेंज होती है, सॉलिड से लिक्विड बने, लिक्विड से गैस बने, गैस से लिक्विड बने, या लिक्विड से सॉलिड बने, तो उस समय हीट का फॉर्मूला होता है ml। ये कब लगता है, टेम्परेचर चेंज हो, फेज नहीं। ये कब लगता है, जब फेज चेंज हो, टेम्परेचर नहीं। कुछ चीजें याद रख लेना, एल क्या कहलाता है, लेटेंट हीट, और सी कहलाता है स्पेसिफिक हीट। कुछ वैल्यूज याद रखना, जैसे स्पेसिफिक हीट वाटर की है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। क्या मतलब है इस बात का, 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री हीट अप करने के लिए 1 कैलोरी चाहिए। स्पेसिफिक हीट आइस की और स्पेसिफिक हीट स्टीम की, दोनों की स्पेसिफिक हीट 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है। यानी 1 ग्राम आइस या स्टीम को 1 डिग्री हीट अप करने के लिए आधा कैलोरी चाहिए। बेटा लेटेंट हीट आइस की 80 कैलोरी पर ग्राम है। क्या मतलब हुआ, 1 ग्राम बर्फ को मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर बदले बगैर 0 डिग्री की आइस से 0 डिग्री का ही वाटर बने, तो 1 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए 80 कैलोरी की जरूरत होती है। या फिर 1 ग्राम वाटर से आइस बनेगा तो वो 80 कैलोरी रिजेक्ट करेगा। लेटेंट हीट स्टीम की 540 कैलोरी पर ग्राम होती है। यानी बेटा 1 ग्राम बॉइलिंग वाटर को स्टीम में बदलना पड़े बिना टेम्परेचर बदले
मतलब 100 डिग्री के वाटर से 100 डिग्री की स्टीम बने, तो 1 ग्राम वाटर को 540 कैलोरी देनी पड़ेगी जिससे स्टीम बनेगी, या 1 ग्राम स्टीम 540 कैलोरी रिजेक्ट करेगी तो वो 1 ग्राम वाटर बन जाएगी। ये याद रखना। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन। तो क्या है स्पेसिफिक हीट? हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, एक होता है हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट, तो यूनिट मास को यूनिट हीट अप करने के लिए जरूरी एनर्जी, और हीट कैपेसिटी पूरी बॉडी को 1 डिग्री हीट अप करने के लिए जरूरी एनर्जी। यदि मैं कह रहा हूं पेन की हीट कैपेसिटी 20 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस है, तो मुझे मतलब नहीं कि ये 2 ग्राम का है या 10 ग्राम का है या 50 ग्राम का है, पूरी बॉडी को 1 डिग्री हीट अप करने के लिए इतनी एनर्जी की जरूरत है। तो यदि बेटा मेरे पास कोई m मास की बॉडी है और उसकी स्पेसिफिक हीट है C, यानी इसके हर 1 ग्राम को 1 डिग्री गर्म करने के लिए C एनर्जी चाहिए, तो पूरी बॉडी की हीट कैपेसिटी क्या होगी? तो जवाब है m इंटू सी। क्यों? यदि 1 ग्राम की बॉडी को 1 डिग्री गर्म करना है तो C एनर्जी, अब पूरी m ग्राम की पूरी बॉडी को 1 डिग्री गर्म करना है तो m इंटू सी। ये हीट कैपेसिटी होती है पूरी बॉडी को 1 डिग्री हीट अप करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, पूरी बॉडी को 1 डिग्री हीट अप करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। ठीक है, तो और देख ले रहा हूं, कोई मेन फॉर्मूले यही है। अब शुरू करा जाए एक्सरसाइज नंबर 2 को। बेटा एक्सरसाइज 2 में, अच्छा ये तो आप जानते ही हो, 1 कैलोरी 4.18 जूल होता है, या रफली 4.2 जूल ले लेते हैं। भैया तुम जी की वैल्यू आज तक 9.8 नहीं रखी, 10 रख के निकालते हो। कौन सा आंसर में गलत आ गए, क्लोजेस्ट आंसर को निशान लगा देते हैं। तो 4.18 की जगह 4.2 रख लो। हमें भी मालूम है सही तो 4.18 है, लेकिन 4.2 से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके सब सही आंसर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1। एक बुलेट है जिसका मास है 10 ग्राम यानी कि 0.01 केजी, उसकी स्पीड है 400 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कैलोरीज में बताइए। तुम्हें मालूम है बेटा ये जो शुरुआती एक्सरसाइजेज होती हैं ये बेस बनाने के लिए है, वो तुम्हें सब कन्वर्जन वगैरह करना सिखा देंगे, फिर असली क्वेश्चन एमसीक्यू आते हैं जो आपको करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी बेटा हाफ mv स्क्वायर से निकाल लेना। अब क्योंकि मास किलोग्राम और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में रखोगे तो ये जूल में आएगा, जूल को 4.18 से डिवाइड कर देना, कैलोरी में आंसर आ जाएगा। बस इतना काम है, इसमें जो सिंपल है उसमें ज्यादा समय नहीं लगाते। Calculate heat required to convert 1 kilogram steam from 100 डिग्री to 200 डिग्री। आपको 1 किलो स्टीम का टेम्परेचर 100 से 200 डिग्री बढ़ाना है, यानी 100 से बढ़ा के 200 करना है, तो 100 डिग्री की राइज है। अब क्योंकि यहाँ स्टीम को गर्म करना है, उसकी फेज नहीं चेंज करनी, तो जहां भी टेम्परेचर बदलना है फेज नहीं, वहां mc डेल्टा टी, और जहां फेज बदलनी है टेम्परेचर नहीं, वहां ml, और जहां दोनों काम होंगे तो वहां mc डेल्टा टी और ml दोनों का यूज होगा। तो मेरे बेटा Q का फॉर्मूला लगेगा mc डेल्टा टी। अच्छा इसमें मैं बताऊं, तुम यूनिट का शुरू ज्यादा ध्यान मत रखा करो, यूनिट के साथ ही पुट कर दो, अपने आप यूनिट कट आ जाएंगी। मास को लिख दिया 1 kg। अब C स्पेसिफिक हीट, क्योंकि ये स्टीम है तो स्टीम की स्पेसिफिक हीट 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा टी है 100 डिग्री सेल्सियस। कई बच्चे कहेंगे ये ग्राम में रख दिया, किलोग्राम में रख दिया, ये ग्राम में, अरे अपने आप कटेगा। 1 किलोग्राम से ग्राम नहीं कट सकता, तो अगले स्टेप में तुम्हें पता चल जाएगा 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम लिखो और फिर ग्राम से ग्राम काट दो, और डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस काट दो, तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर 5, यानी 50,000 कैलोरीज। यही आंसर है। जूल में बदलना है तो 4.18 से मल्टीप्लाई कर देना। अगला क्वेश्चन,
3, मतलब मैं तो यूनिट के साथ रखवा देता हूँ इस एक्सरसाइज में और फिर यूनिट काट दो बाद में। यदि नहीं कट रही है तो चेंज कर लो। मान लो बाई चांस ये भी किलोग्राम होता है, ये भी किलोग्राम होता है, उड़ा देते हैं वहीं पे। अब ये ग्राम है, ये किलोग्राम है, तो किलोग्राम को हाथ के हाथ ग्राम में बदलो और रख दो। अगला क्वेश्चन, ये ओरल है, थर्ड, वो आप कर लेना। 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री, नॉलेज पूछ रहे हैं 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री हीट अप करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो वो मैंने बता रखा है, वाटर की स्पेसिफिक हीट है इतनी, तो 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री हीट अप करने के लिए 1 कैलोरी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में 420 जूल ऑफ हीट, 4 पहले डाटा जरूर लिख लिया करो। 420 जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू 10 ग्राम वाटर, 10 ग्राम पानी है। अब क्योंकि पानी है तो उसकी स्पेसिफिक हीट याद होनी चाहिए वाटर की, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो बताइए टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, मैं तो लिख भी नहीं रहा, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T, टेम्परेचर बदलने का केस है। क्वेश्चन नंबर 5, दो बॉडीज हैं जिनकी डेंसिटी का रेशियो है 3:4, यानी पहले की डेंसिटी, फर्स्ट की डेंसिटी और सेकंड की डेंसिटी का रेशियो है 3:4 और स्पेसिफिक हीट का रेशियो है 4:3। वो कह रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ थर्मल कैपेसिटीज या हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी का रेशियो यानी H1/H2 बताना है। यहां मैं H कह रहा हूं हीट कैपेसिटी को, कुछ बुक्स में H की जगह कैपिटल C कहा जाता है, लेकिन स्मॉल सी कैपिटल C में गड़बड़ हो जाती है, तो मैं H कह रहा हूं। फॉर यूनिट वॉल्यूम, यानी इसका भी यूनिट वॉल्यूम लेना है, इसका भी यूनिट वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम इसका भी 1 है, पहले वाले का वॉल्यूम 1 यूनिट है और इसका भी वॉल्यूम 1 यूनिट है। एक बात बताओ, तुम्हें H1/H2 निकालना है। मैंने बताया था हीट कैपेसिटी होती है मास इनटू स्पेसिफिक हीट, यानी H1/H2 होगा M1C1/M2C2 और मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो V1 ρ1 C1 V2 ρ2 C2, और वॉल्यूम तो दोनों का 1 है, तो इसे भी 1 रख दो, इसे भी 1 रख दो, तो वो तो गायब हो गए। ρ1/ρ2 C1/C2, ρ1/ρ2 है 3/4, C1/C2 है 4/3, तो 3/4 4/3 कट के 1:1 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हुआ 5। अगला क्वेश्चन, बेटा लाइट चली गई, जरा वीडियो क्वालिटी में गड़बड़ आएगी, पढ़ने में दिक्कत आए बोर्ड पे तो बता देना। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में फेज और टेम्परेचर दोनों बदलवाएंगे। तुम्हें मैंने एक बात बताई है, यदि टेम्परेचर ना बदले सिर्फ फेज बदले तो ml, और फेज ना बदले सिर्फ टेम्परेचर बदले तो mc डेल्टा T। दोनों काम हो तो क्या होगा, फेज भी बदले टेम्परेचर भी। तो अब देखिए ये कह रहे हैं कि हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम स्टीम, मेरे पास 1 किलोग्राम स्टीम है एट 150 डिग्री सेल्सियस, जो शुरू में 150 डिग्री सेल्सियस की स्टीम है, उसे 50 डिग्री का पानी बनाना है, 50 डिग्री का वाटर बनाना है, तो कितनी हीट ये रिजेक्ट करेगा। भाई टेम्परेचर कम करने का प्रोसेस है तो हीट रिजेक्ट होगी, तो कितनी हीट ये रिलीज करेगा। मेरी बात सुन, ऐसे 150 डिग्री की स्टीम से पानी नहीं बन जाएगा 50 डिग्री का, पहले 150 डिग्री की स्टीम ठंडी होगी और 100 डिग्री की स्टीम बनेगी। जब टेम्परेचर कम होता है तो मैं नीचे जाता हूं, टेम्परेचर बढ़ता है तो ऊपर। फिर इसके बाद 150 डिग्री की स्टीम ठंडी होकर 100 डिग्री की स्टीम बनेगी, फिर 100 डिग्री की स्टीम 100 डिग्री का वाटर बनेगा।
मैं ऊपर कब जाता हूं? जब टेम्परेचर बढ़े। नीचे जाता हूं टेम्परेचर जब कम हो। अब क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ना बढ़ा ना घटा तो मैं लेफ्ट आया। लेफ्ट तब आता हूं जब मैं ये हीट रिलीज करे, और राइट तब जाता हूं जब ये हीट लेता है। जब ये हीट देता है तो लेफ्ट जाता हूं। तुम लोग भी ऐसे करोगे तो बहुत आसानी रहेगी। यदि ये हीट लेता तो राइट जाओ। इससे फिगर देखते ही पता चल जाएगा क्या हुआ। फिर 100 डिग्री का वाटर ठंडा होकर के 50 डिग्री का वाटर बनेगा, यानी इसने 3 चरणों में हीट दी है। पहले 150 से 100 डिग्री तक ठंडा हुआ, हीट दी। फिर इसके बाद ये स्टीम से वाटर बना, हीट दी। वाटर से स्टीम बनता है तो हीट ली। स्टीम से वाटर बना, हीट रिजेक्ट करी। फिर 100 डिग्री का वाटर 50 डिग्री तक ठंडा हुआ तो हीट रिलीज करी। 3 फॉर्मूले लगेंगे, टेम्परेचर चेंज, फेज चेंज, टेम्परेचर चेंज। तो सबसे पहले स्टीम का टेम्परेचर डाउन हुआ तो mc डेल्टा टी तो लगाऊंगा, लेकिन स्टीम के लिए सी रखूंगा स्टीम की। फिर फेज चेंज हुआ तो ml लगाऊंगा स्टीम से वाटर के लिए। और फिर वाटर कूल हुआ तो mc डेल्टा टी लगाऊंगा वाटर के टेम्प लिए। ध्यान से देखते रहो, बहुत आसान है। एक बार पकड़ में आ गया तरीका फिर कुछ नहीं। मास तो सब जगह 1 किलोग्राम रहेगा, तो मास है 1 किलोग्राम। स्पेसिफिक हीट स्टीम की है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और स्टीम 150 से 100 डिग्री तक यानी 50 डिग्री सेल्सियस ठंडी हुई है। प्लस ml, मास है 1 किलोग्राम। लेटेंट हीट, जब स्टीम और वाटर की लेटेंट हीट है 540 कैलोरी पर ग्राम। यूनिट लिखो तो सारी सही लिखो, कटवाऊंगा अभी यूनिट। अब mc डेल्टा टी, मास है 1 किलोग्राम। अब क्योंकि ये पानी ठंडा हो रहा है तो सी वाटर का, वाटर की स्पेसिफिक हीट है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी 100 डिग्री से 50 डिग्री तक ठंडा हुआ तो 15 डिग्री सेल्सियस। अब किलोग्राम से ग्राम कहीं भी नहीं कटेगा, तो सब जगह इसे 1000 ग्राम लिखो और ग्राम काट दो। इसे भी 1000 ग्राम लिखो और नीचे का ग्राम काट दो, और इसे भी 1000 ग्राम लिखो और नीचे का ग्राम काट दो। डिग्री सेल्सियस से सेल्सियस काट दो, सेल्सियस से सेल्सियस काट दो। अब ये भी कैलोरी, ये भी कैलोरी और ये भी कैलोरी, तीनों को जोड़ दो कैलकुलेट करके, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 200 ग्राम वाटर। हमारे पास मास है पानी का 200 ग्राम। इट इज हीटेड टिल टेम्परेचर राइजेस बाय 20 डिग्री। इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया गया। बताओ कितनी हीट देनी पड़ी। अब क्योंकि पानी है और टेम्परेचर बदल रहा है तो स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो ये तो सिंपल है, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। 8, एक बुलेट है जिसका मास है 5 ग्राम। बुलेट का मास है 5 ग्राम, वेलोसिटी है 400 मीटर पर सेकेंड। स्ट्राइक्स अ टारगेट, ये किसी टारगेट से टकराती है और सारी एनर्जी हीट में बदल जाती है। तो बताओ इसका टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, यानी जो भी काइनेटिक एनर्जी थी वो सारी हीट एनर्जी में बदल जाए तो टेम्परेचर कितना बढ़ेगा। दिया हुआ क्या है, यूनिट से परेशानी नहीं होना, मैं तो यूनिट के साथ रखूंगा। उन्होंने दे रखा है कि स्पेसिफिक हीट जो है इसकी वो 500 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस है। मैं कभी भी नहीं कहता शुरू में यूनिट बदलो, ये ग्राम में ही रहने दो, मीटर पर सेकंड में रहने दो, जूल पर केजी में रहने दो। सबसे पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर यानी हाफ, मास हो जाएगा 0.005 केजी, और वेलोसिटी है 400 का स्क्वायर। अब क्योंकि मास किलोग्राम और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में रखी है तो जूल्स में आंसर आएगा। जो भी आ जाएगा कैलकुलेशन आप करना। अब ये काइनेटिक एनर्जी इसे गर्म करने के काम आई, यानी कि हीट का फॉर्मूला जो होता है ना mc डेल्टा टी, उसमें ये हीट काइनेटिक एनर्जी में ले लेना। हीट काइनेटिक एनर्जी से मिलेगी। मास कितना है 5 ग्राम, सी कितना है 500 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी
डिग्री सेल्सियस में निकालूंगा। अब डिग्री सेल्सियस से तो डिग्री सेल्सियस उड़ गया। अब ये ग्राम से किलोग्राम नहीं कट रहा, तो नीचे आपने इसे 1000 ग्राम लिखा और फिर ग्राम से ग्राम उड़ा दिया। अब तुम देखो बेटा, ग्राम कट गया है, डिग्री सेल्सियस कट गया है, सिर्फ जूल बचा। तो बताओ राइट हैंड साइड किसमें है? जूल्स में। लेफ्ट हैंड साइड काइनेटिक एनर्जी किसमें निकाली थी? जूल्स में। बस ये ध्यान रखना, लेफ्ट और राइट सेम यूनिट में है नहीं। तो जो भी इसका आंसर आए वो भी आपका आंसर जूल में आएगा। राइट हैंड साइड भी जूल में है, तो जूल से जूल उड़ा दो और इसे सॉल्व करके डेल्टा टी निकाल दो। तो इससे डेल्टा टी पता चल जाएगा कि इस बुलेट का टेम्परेचर कितना बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ में कह रहे हैं कि 1 किलोग्राम आइस, 1 किलोग्राम आइस -10 डिग्री सेल्सियस पर और 1 किलोग्राम वाटर 50 डिग्री सेल्सियस पर यदि मिला दिए जाए तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? पहले ये हिसाब लगाया करो कि यदि 1 किलोग्राम आइस 0 डिग्री तक आएगी, 0 डिग्री तक गर्म होगी तो कितनी हीट लेगी, और 1 किलोग्राम वाटर 0 डिग्री तक आएगा तो कितनी हीट देगा। मैं ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। Q का फॉर्मूला mc डेल्टा टी, अभी मैं फेज चेंज नहीं कर रहा हूं, 2 बार लगाऊंगा mc डेल्टा टी। पहले ये पता लगाना चाह रहा हूं कि यदि 1 किलोग्राम आइस -10 से बढ़ के 0 पर आए तो कितनी हीट लेगी। तो मास है 1 किलोग्राम, स्पेसिफिक हीट आइस की है 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा टी -10 से 0 डिग्री तक गर्म करना है तो 10 डिग्री सेल्सियस। अब डिग्री सेल्सियस तो कट गया, ऊपर है किलोग्राम नीचे ग्राम, तो ऊपर 1000 ग्राम लिख दो और ग्राम उड़ा दो। तो यहाँ 1000 लिख लो और ग्राम उड़ा दो, 1000 ग्राम। तो 0.5 इंटू 10 5000 कैलोरी, यानी कि ये 5000 कैलोरी लेकर के 0 डिग्री का वाटर आइस बन जाएगा। 0 डिग्री, फेस चेंज नहीं किया। क्यों पता लगा रहा हूं, अभी पता चल जाएगा। 5000 कैलोरी लेके ये 0 डिग्री के आइस बन जाएगा। अब इसका देखो, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। ये 50 डिग्री से 0 डिग्री तक ठंडा हो तो कितनी हीट देगा। तो मास है 1 kg और वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा टी है 50 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 50 से 0 तक लाना है। तो एक तो डिग्री सेल्सियस उड़ गया और किलोग्राम को 1000 ग्राम लिख दिया तो ग्राम भी उड़ गया। ये भी 50,000, ये कितना आया था 0.5 इंटू 10, 5000 आया था ना। ये आ गया 50,000 कैलोरी। अब जरा हीट का हिसाब किताब करते हैं, गौर से ध्यान से देखिए और समझिए। मेरे पास 1 kg तो अब बोलो मत, -10 डिग्री की आइस थी, 50 डिग्री का वाटर, 50 डिग्री का वाटर 0 डिग्री का वाटर बन चुका है अब, और इसने दे दिए हैं 50,000 कैलोरी। 50,000 कैलोरी में से ये 5000 कैलोरी लेकर के 0 डिग्री की बर्फ बन चुका है। 50,000 इसने दिए हैं कैलोरी, उसने अभी सिर्फ 5000 एक्सेप्ट करे तो वो 0 डिग्री की बर्फ बन गया 1 किलो। अभी उसे 45,000 कैलोरी और लेनी है, तो मैं ये देखूंगा 45,000 कैलोरी में कितनी बर्फ पिघल सकती है। क्या ये सारी आइस मेल्ट हो जाएगी? 45,000 कैलोरी में कितनी बर्फ पिघल सकती है? तो 45 Q इज इक्वल टू ml, क्योंकि आइस के मेल्ट होने का केस है। तो कैलोरी मेरे पास स्पेयर में है 45,000 कैलोरी, ठीक है बेटा। और मास कितना मेल्ट होगा मुझे नहीं पता, 1 kg मेल्ट होगा। कई बच्चे कहते क्यों नहीं लिखा 1 kg, अभी क्या पता सारा मेल्ट होगा नहीं होगा।
और लेटेंट हीट 80 कैलोरी पर ग्राम। अब गौर से सुन, ये कैलोरी में रखा है 45,000 कैलोरी, ये कैलोरी पर ग्राम में रखा है, कैलोरी से कैलोरी कट गया तो मास कितना आएगा 45,000 अपॉन 80 ग्राम। यूनिट को साथ में लेके चलो, 80 नीचे गया, ग्राम ऊपर गया, कितने ग्राम। मैं ये देखना चाह रहा हूं सारी आइस मेल्ट की होगी या नहीं। अब किलोग्राम में बनाना है तो 1000 से डिवाइड, 0 से डिवाइड, तो 4.5 अपॉन 8 तो कितना हो गया 0.5, 8 पंजे 40, 8 6 48, 0.56 kg अप्रॉक्स। यानी कि 1 किलो में से लगभग आधा किलो बर्फ पिघल जाएगी, 560 ग्राम में यदि बोले तो मेल्ट हो जाएगी। अब मुझे पता चल गया, यानी कि अब सुन क्या हुआ, 1 kg वाटर था, 1 kg आइस थी। इसने 50,000 कैलोरी देकर के 0 डिग्री का पानी बन के बैठ गया, 50 डिग्री का पानी 0 डिग्री का वाटर बन के बैठ गया। अब ये 0 डिग्री का 1 किलो पानी है। जो बर्फ थी पहले उसने 5,000 कैलोरी ली और 0 डिग्री की आइस बन गई। अब 45,000 कैलोरी ली, सारी मेल्ट नहीं हो पाई, सिर्फ लगभग आधा किलो मेल्ट हुई। लगभग आधा किलो का मतलब 560 ग्राम आ रहा है, 560 ग्राम मेल्ट हुई। यानी 440 ग्राम आइस 0 डिग्री की अभी बाकी है। 0 डिग्री की 440 ग्राम आइस है और बाकी जो 540 या 560 ग्राम बर्फ मेल्ट हुई थी वो पानी बन गई। तो अब तुमसे पूछे फाइनली है क्या मिक्सचर में। फाइनली एक तो 440 ग्राम बर्फ बची हुई है 0 डिग्री की, जिसे मेल्ट करने के लिए हीट नहीं दे पाया पानी, और 560 ग्राम जो पानी बना 0 डिग्री का वो इस पानी में मिल गया, यानी 1 kg वाटर 0 डिग्री का था, और जो 560 ग्राम बर्फ मेल्ट हुई वो भी मिल गया। इसका मतलब ये 1560 ग्राम पानी बन गया है 0 डिग्री का। अब मेरे पे है 1560 ग्राम तो वाटर 0 डिग्री का और 440 ग्राम बर्फ 0 डिग्री। अब क्योंकि दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री है तो ना तो ये हीट ले सकता ना दे सकता, क्योंकि कोई एक गर्म एक ठंडा हो तभी तो हीट का फ्लो होगा। अब ये ऐसे ही पड़े रहेंगे, लगभग 1.5 किलो पानी बचा रहेगा 0 डिग्री का और आधा किलो लगभग बर्फ पड़ी रहेगी। इस क्वेश्चन को दोबारा जरूर सुनना, तभी आप इसके थॉट प्रोसेस को बिल्ड कर पाएंगे कि कैसे सोचा जाता है। पहले ये हिसाब लगा लेते हैं इसने कितनी दी, इसने कितनी ली, कितनी स्पेयर बची, उसका क्या हुआ। एक शॉर्ट में बताऊं, 50,000 कैलोरी दी, 5,000 कैलोरी लेकर के ये बर्फ 0 डिग्री पे आ गई और 45,000 लेकर के लगभग आधा किलो मेल्ट हो गया, लगभग आधा किलो से थोड़ा ज्यादा मेल्ट हो गया। अब वो जो मेल्ट हो गया वो भी पानी बन गया, तो अब इतना पानी है, इतनी बर्फ है, दोनों 0 डिग्री पे है, तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 0 डिग्री। अब ऐसा है, इससे आगे के क्वेश्चन कल करेंगे, अब काफी इसमें बोलना पड़ गया, तो फिलहाल आज का टारगेट यहीं पे रोक रहा हूँ। तुम्हारा होमवर्क तुम कर लेना, 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इन्हें भी ट्राई कर लेना, नहीं होंगे तो फिर मैं बता ही दूंगा। तो आज का होमवर्क 2 एक्सरसाइज पूरी, कल मैं आपको 3rd एक्सरसाइज बताऊंगा और 2 एक्सरसाइज के डाउट। तो फिलहाल के लिए अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।